हेलो साथियों, आज बात करेंगे हिंदी साहित्य की सबसे बोल्ड और सबसे खुले विचारों से लिखी गई आत्मकथा, जिसको लिखा है रमणिका गुप्ता जी ने, और जिस आत्मकथा का नाम है अफउदरी, एक जिद्दी लड़की की कहानी, एक जिद्दी लड़की की कथा। तो शुरू करते हैं लेखिका के कुछ परिचय के साथ, जिसमें जो है बताया गया है कि लेखिका बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आदिवासी विमर्श की महान लेखिका रमणिका गुप्ता जी का जन्म 22 अप्रैल 1930 को कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ये ध्यान देंगे आप लोग। जन्म कब हुआ था? 1930 में। कहाँ? पंजाब में। इनके पिता प्यारेलाल बेदी मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे तथा माता लीलावती देवी, पिता का नाम प्यारेलाल बेदी, ये मिलिट्री में थे, और माता कुशल गृहिणी थी, इनका नाम था लीलावती देवी बेदी। आगे देखते हैं। रमणिका जी का जन्म एक अभिजात परिवार में हुआ था, मतलब पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक थी, और ये क्षत्रिय थी, जिनके करीब सभी रिश्तेदार उच्च पद पर आसीन थे। स्वयं इनका अपना बड़ा भाई सत्यव्रत बेदी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने के साथ साथ ट्रिब्यून पंजाब चंडीगढ़ के सह संपादक भी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। रमणिका जी के मंझले भाई चांदव्रत चंडीगढ़ सैन्य बल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सेवानिवृत्त हुए तथा छोटे भाई दिल्ली में फोटोग्राफर में अच्छी महारत पाई, मतलब अच्छे फोटोग्राफर थे। रमणिका जी वर्ष 1945 में विक्टोरिया स्कूल पटियाला से मैट्रिक उत्तीर्ण की और वहीं विक्टोरिया कॉलेज में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, पटियाला से इन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि बाद में बीएड वगैरह करती हैं ये दिल्ली से। रमणिका जी बचपन से ही निर्भीक और तेज तर्रार रही। मात्र 14 साल की अवस्था में ही खादी पहनने लगी। पारिवारिक बंधनों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही। रमणिका जी बेबाकीपन, निडरपन का एक उदाहरण देखा जा सकता है। पंजाब दंगा के बाद मुसलमान लड़कियों की रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह, इनका जिक्र इन्होंने किया है। बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आएगा, जब ये राजनीति में उतरती हैं तो ये कहती हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी इनके संबंध रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, महिला नेता सुशीला नैयर की उपस्थिति में महारानी पटियाला ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें रमणिका जी ने बड़ी बेबाकी से ये कहा था कि अगर आप सही मायने में लड़कियों को खोजना चाहते हैं तो जितने यहाँ जनरल, कर्नल, फौजी अफसरों के साथ साथ बड़े लोग बैठे हैं, उन सबके घरों की तलाशी लीजिए तो उनके अर्दलियों के पास भी एक एक दो दो लड़कियां मिल जाएंगी। बहुत ही साहस भरा इन्होंने बयान दिया, वो भी मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह और कई नेताओं और अधिकारियों के बीच में। सीधे उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया, और ये आरोप सत्य भी था। आगे देखते हैं। रमणिका जी अपनी छोटी बहन की तुलना में कम सुंदर होने के कारण घर में बदसूरत कही जाती थी। यहाँ तक कि इनकी माता ने इनका लालन पालन खुद न कर नौकरों से करवाया। अगला देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी रमणिका जी पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन से एमए तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली से बीएड की डिग्री हासिल की। मतलब हाई स्कूल और इंटर इन्होंने पटियाला से किया, और एमए जो है पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन से एमए तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से इन्होंने बीएड किया था। ये इनकी पढ़ाई की बात हो गई। रमणिका जी गुरु नानक की वंशज थी तथा इस वंश की परंपरा रही है कि बेटी पैदा होते ही मार दिया जाता था। इस प्रथा को कुड़ी मार कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, आगे आएगा ये। रमणिका जी की बुआ ही जिंदा बेटियों की प्रथम पीढ़ी रही। इसके बाद स्वयं रमणिका और उनकी बहनें थीं। रमणिका जी ने वेद प्रकाश गुप्ता से प्रेम विवाह किया। वे एक सहायक नियोजन अधिकारी थे। बाद में डिप्टी चीफ कमिश्नर के पद से भी सेवानिवृत्त हुए।
वेद प्रकाश गुप्ता से रमणिका जी की 3 संतानें हुई, जिनमें एक बेटा था और 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों का नाम था शीला सिब्बल और तरंग गुप्ता, और बेटे का नाम था उमंग पावेल गुप्ता। मतलब संतानें 3 हुई, 2 बेटियां और एक बेटा। किससे हुए थे? वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता कौन थे? जिनसे इन्होंने प्रेम किया और प्रेम करने के बाद ही इनसे शादी की। हालांकि दोनों लोगों की जाति अलग अलग थी। रमणिका जी क्षत्रिय थी और ये गुप्ता थे। रमणिका जी की मृत्यु 26 मार्च 2019 को नई दिल्ली में हुई। जन्म कब हुआ था? 1930 में। जन्म कब हुआ था? 1930 में। रमणिका जी की मृत्यु कब हुई थी? 2019 में। गुप्ता जी मृत्यु से पूर्व झारखंड में माडू के विधायक पद पर थे, यानी कि राजनीति में भी इनका प्रवेश हो चुका था, और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये झारखंड में विधायक के पद पर थे। ठीक है। अब रमणिका जी की कुछ रचनाएं हैं, जिनमें काव्य रचनाएं हैं, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ध्यान दे लेंगे। हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। कहानी संग्रह इनका एक है जिसका नाम है बहू जुठाई। इनके उपन्यास भी 2 हैं, एक मौसी है, एक उपन्यास मौसी है 1997 में, एक उपन्यास सीता है 1996 में। आत्मकथा इनका इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। हादसे, जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंध है, और अपहुदरी, इनके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के संघर्षों को दिखाया गया है। बहुत बेबाकी से इन्होंने इसमें दिखाया है। आगे देखते हैं। रिपोर्टाज और आलेख इन्होंने लिखा है। कौन कौन सा आलेख लिखा है? दलित हस्तक्षेप, सांप्रदायिकता के बदलते चेहरे, राष्ट्रीय एकता और विघटन के बीच। संपादन इन्होंने किया है युद्धरत आम आदमी पत्रिका का। विविध क्षेत्रों में इनकी सक्रियता रही है। कई सारी यात्राएं भी इन्होंने की है। कई सारे मजदूरों, वंचितों और पीड़ितों की आवाज़ इन्होंने उठाई है। पुरस्कार सम्मान भी इनको कई सारे मिले हैं, ये देख लेंगे हम। पुरस्कार सम्मान भी इनके देख लेंगे हम। ठीक है, पुरस्कार सम्मान देख लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ से अपहुदरी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा जो है अपहुदरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बोल्ड, बहुत बेबाकी से इन्होंने लिखा है। शायद ही हिंदी साहित्य में किसी महिला साहित्यकार, या हम ये समाहित कर लेते हैं, चाहे महिला साहित्यकार हो चाहे पुरुष साहित्यकार हो, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में इतने बेबाकी से लिखा हो। देखते हैं। रमणिका जी अपनी आत्मकथा का नाम अपहुदरी एक जिद्दी लड़की दिया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2015 में सामयिक प्रकाशन से हुआ था। यद्यपि अपहुदरी के अलावा, अच्छा, इनकी आत्मकथा का एक पहला भाग हाथ से आया था, जो लिखा गया था 2005 में। कब? 2005 में। यद्यपि अपहुदरी के अलावा रमणिका जी हाथ से नामक आत्मकथा भी काफ़ी चर्चित रही। कब हुआ था ये? हाथ से कब लिखा गया था? 2005 में। हाथ से हाथ पंजाबी शब्द अपहुदरी का अर्थ होता है कि अपने मन की करने वाली तथा सारी सीमाओं को तोड़ने वाली, या किसी की भी ना सुनने वाली। ये अपहुदरी का अर्थ होता है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब जिद्दी लड़की, अपने मन का करने वाली, सारी सीमाओं को तोड़ने वाली, किसी का भी ना सुनने वाली। आगे देखते हैं। अपहुदरी रमणिका गुप्ता की वैसी आत्मकथा है जिसमें पारिवारिक यथा माता पिता, नाना नानी, चाचा, बुआ, भाई भाभी, नाना मौसी आदि रिश्तों की पड़ताल की गई है। वस्तुतः अपहुदरी एक बालिका का सेक्स की वर्जनाओं एवं यौन संबंध की विकृतियों के विरुद्ध देह मुक्ति के लिए लड़ी गई जंग है। इस युद्ध की परिणति उस युवती के रूप में होती है जो मनुष्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई बनकर जीवन जीना चाहती है। ठीक है। अपहुदरी आत्मकथा सच्चाई की आईना और मानसिकता की मिसाल है। इसमें लेखिका ने अपने जिए भोगे और सताए गए यथार्थ की बड़ी निर्भीकता और बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया है। ये चीज़ें हमने आपको पहले बता दी हैं।
इसमें जो भी बातें रखी गई हैं वो बड़ी बेबाकी से, बड़ी निर्भीकता से और बहुत ही यथार्थ जो उन्होंने जीवन जिया, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे निजी हो, जैसा भी हो, जैसा उन्होंने जिया वैसा उन्होंने अपना इस अपूदरी आत्मकथा में अंकित कर दिया अक्षरशः। वस्तुतः अपूदरी आत्मकथा केवल एक महिला की आप बीती नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज है उन कुप्रथाओं, विकृतियों, जातियों एवं विडंबनाओं का जो उस समय पैदा हुई स्त्रियों की, खासकर सामंती अभिजात वर्ग का स्त्रियों को झेलना और सहना पड़ता था। लेखिका अपनी इस आत्मकथा में संघर्ष के समुद्र में डूबी मालूम पड़ती है। पारिवारिक संघर्ष, राजनैतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, वैवाहिक आदि संघर्षों से जूझते हुए उपलाने लगी तो उसी की पूंजीभूत रूप में अभूतरी फूट पड़ी। अगला बिंदु देखते हैं। वैसे रमणिका गुप्ता जी ने अभी जो ऊपर जिक्र किया है कि ये अपनी बुआ के बाद से अपने परिवार में, अपने वंश परंपरा में जीवित होने वाली दूसरी पीढ़ी थी महिलाओं में, लड़कियों में। नहीं तो इससे पहले एक कुड़ीमार प्रथा होती थी जो आगे संभवतः आएगा, उसके तहत पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के बारे में कहा जाता है कि हादसे अगर रमणिका गुप्ता जी की राजनीतिक सामाजिक यात्रा वृतांत है तो अपूदरी लेखिका की पारिवारिक और निजी जीवन वृतांत है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित रमणिका गुप्ता के लिए सेक्स एक बड़ी सहज और जैविक प्रक्रिया लगती थी। उन्होंने पुरुष का स्त्री की ओर और स्त्री का पुरुष की ओर झुकाव कोई अपराध नहीं बल्कि मानवीय जरूरत माना है। मतलब लेखिका के अनुसार आपको जो पसंद है उससे आप जुड़ सकते हैं, उससे जो भी चीज़ें आप बात करना चाहें या घूमना फिरना चाहें या किसी प्रकार के संबंध या रिश्ते रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस प्रकार के खुले विचारों वाली लेखिका रमणिका गुप्ता जी थी। अगला पॉइंट देखते हैं। यौवन का पहला अंकुर फूटने पर स्वयं अपने शरीर की सुंदरता पर मिटने वाली रमणिका गुप्ता जी कहती हैं कि कभी कभी मैं स्वयं अपने शरीर में होते हुए बदलाव को देखती, छूती और अपने अंगों को सहलाती मुझे कुछ बदला बदला नजर आता। मतलब जब इनके किशोरावस्था की शुरुआत हो रही है उस समय के अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस समय अपने शरीर में होने वाले बदलावों का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि आगे का बिंदु देखते हैं। रमणिका गुप्ता रमना, जिनके बचपन का नाम था रमना, अपने भाई की चिट्ठी उसकी प्रेमिका के पास पहुंचाया करती थी। इसी क्रम में वे भी बलराम नामक युवक से प्रेम कर बैठी। किसकी चिट्ठी पहुंचाती थी? अपने भाई की चिट्ठी उसकी प्रेमिका तक पहुंचाती थी। इसी क्रम में बलराम नाम के इनके एक युवक से संपर्क हो गया। ये बलराम इनके जीवन में आया हुआ ये पहला युवक है। बलराम जो है इनके जीवन में आया हुआ ये पहला इनका युवक है। युवक क्या कह सकते हैं, इसको प्रेमी कह सकते हैं, क्या पहला प्रेमी है। अभी ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, आप देखते जाइए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य आएंगे रमणिका गुप्ता जी के जीवन के बारे में। रमणिका जी का बलराम से प्रेम दैहिक सुखों से युक्त नहीं बल्कि शुद्ध आत्मिक प्रेम रहा था। बलराम ने ही रमना को एक गंदे दर्जी की अश्लील हरकतों से छुटकारा दिलाया था। और बलराम से हुए प्रेम के एहसास के बारे में रमणिका जी कहती हैं कि उस दिन मानो किसी ने हमारा पोर पोर में बलराम लिख दिया हो। यह हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। मतलब बलराम से अपने शारीरिक संबंधों के जिक्र करते हुए और उसके अनुभव को इन्होंने शब्दों में लिखते हुए इन पंक्तियों को लिखा है। रमणिका जी बलराम के बाद मुस्लिम लड़का हमीद, ये दूसरा है, ये हमीद से प्यार करने लगी। वैसे हमीद को ये भाई कहा करती थी। अपने इस प्रेम के बारे में कहती हैं कि पहली बार हमीद ने मुझे बाहों में भरकर चूमा और कहा हम मिले भी तो तब
जब कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे थे, बहुत देर हो गई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितना प्यार दे सकता था तुम्हें। मैं चुप थी, रह रह कर कंपकपी आ रही थी, बस आंखें बंद कर आलिंगन महसूस कर रही थी। पहला बलराम था, दूसरा हमीद का जिक्र हुआ है। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर किसका है। रमणिका जी हर प्रतिबंध के खिलाफ मोर्चा लेने वाली थी। यही कारण है कि उनके परिवार पर काफ़ी विरोध होने के बावजूद भी जाति बंधन को तोड़ उन्होंने 1948 ईस्वी में क्षत्रिय होकर एक वनिया वेद प्रकाश गुप्ता से प्रेम विवाह की थी, जिससे इनको 3 संतान हुए थे, 2 बच्चियां और 1 बच्चा। आगे देखते हैं। यद्यपि रमणिका गुप्ता जी और वेद प्रकाश के दाम्पत्य जीवन में शक और ईर्ष्या हो जाने से रिश्तों में दरार पड़ने लगी। जहां रमणिका ने वेद प्रकाश को उसकी भाभी से संबंध जोड़ी, वहीं वेद प्रकाश ने रमणिका को अपने छोटे भाई अर्थात देवर के साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। अगला देखते हैं। लेखिका विवाह के बाद अपने नृत्य प्रशिक्षक बलजीत की तरफ आकर्षित हुई। ये तो इन्होंने स्वयं जिक्र किया है, और ये देवर वाली बात इनके पति आरोप लगा रहे थे। तो ये तीसरे या चौथे कह सकते हैं। ये बलजीत जो इनके जीवन में आए, ये चौथे इंसान हैं। और यह आकर्षण दैहिक सुख तक जाता है। दैहिक सुख अर्थात शारीरिक सुख तक जाता है। मतलब इनसे भी संबंध रहे। नृत्य प्रशिक्षक थे बलजीत। रमणिका जी बलजीत के बीच संबंधों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जितनी भी वफादार रहूं, प्रकाश तो मुझ पर शक करेगा ही। प्रकाश अर्थात उनके पति। क्या मतलब है इस निष्फल बेमतलब वफादारी का? जब वफादार होने पर भी शक की नज़रों से देखा जाना है, फिर शक को ही सच होने दो, क्या हर्ज है? रमणिका जी का प्रेम संबंध बलजीत के बाद वीरेंद्र, पहले बलराम, फिर हमीद, फिर उनका देवर, फिर उसके बाद ये कौन आ जाते हैं? बलजीत। बलजीत के बाद फिर आ जाते हैं वीरेंद्र, MDM आहूजा के छोटे भाई आदि कई लोगों के साथ होता रहा। आदि भी लग गया है इसमें। आहूजा के साथ अपने प्रेम संबंध की चर्चा करते हुए रमणिका जी कहते हैं कि जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया, उतना प्यार आज तक केवल वीरेंद्र को छोड़कर किसी ने नहीं दिया। हमारे बीच प्रकृति और पुरुष की घनिष्ठता थी। रमणिका जी आहूजा के प्यार, रोमांस, शादी आदि को लेकर खुला दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित थी। सबसे प्रभावित थी। रमणिका जी की शादी करने के प्रस्ताव पर आहूजा के बेबाकी से कहे गए इस मंतव्य पर बिल्कुल वो रीझ गईं। अभी तो मैं मुक्त हूँ और तुम भी। चोरी चोरी प्यार में जो सुख है या आज़ादी का एहसास है, या शादी के बाद वह नहीं रहेगी। ना ही मैं ना ही तुम प्यार करने की आज़ाद रहेंगे। शादी का बंधन ही तो चुरा लेगा हमारा प्यार। अभी तो हम चुराते हैं ना प्यार के क्षण। आहूजा के प्रेम के बाद रमणिका जी का प्रेम के प्रति दृष्टिकोण और रिश्तों के मायने किस तरह बदल गए, वो इस पंक्ति में समझाया गया है। जबरन प्रेम का नाटक, चाहे वह पति से हो या प्रेमी से हो, सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। प्रेम जब भी उपजे, जिसके लिए भी उपजे, उससे प्यार कर लेना प्यार के प्रति ईमानदार कोशिश है। यानी कि अब इनको पति के प्रति इनका मोह बिल्कुल भंग हो गया। अब इनको सब कुछ आहूजा ही प्रतीत होने लगा। एक समय रमणिका जी प्रोफेसर वाजपेयी, एक नए पुरुष की एंट्री होती है। विषयगत जानकारी एवं साहित्यिक अभिरुचि से प्रभावित होकर उसके प्रति समर्पित हो गई। देखिए लाइनें कब ख़त्म होती हैं इनके जीवन में, जो लोग आ रहे हैं। रमणिका जी धनबाद में कला, साहित्य, समाज सेवा के साथ साथ राजनीति की राह पर भी चल पड़ी। राजनीति तो इसका सागर है, और राजनीति में औरतों के होने वाले शोषण को शयन कक्ष तक पहुंचाकर स्वयं महसूस की और भोगी। रमणिका जी राज्य मंत्री या फिर दिलीप जैसे दरिंदों से बचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के साथ राजनैतिक और यौनिक संबंध में रहीं।
मुख्यमंत्री के साथ इनके संबंध रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें बीपीएससी का सदस्य मनोनीत किया था, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। अब ये जिम्मेदारी उसने काबिलियत को देख करके दी थी कि उनके साथ संबंधों को देख करके दी थी, इसका वर्णन तो नहीं किया गया है इन्होंने, लेकिन ये बीपीएससी पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको मिली थी। रमणिका जी अपने पिता के अवैध संबंधों को बड़ी बेबाकी से अपनी इस आत्मकथा में रखी है। वे कहती हैं कि अर्दलियों की बीवियां, दूर पास के रिश्तेदारों की बहुएं और लड़कियां, सबसे उनका रिश्ता था। अपने पिता के बारे में भी कहती हैं। संतरा नाम की एक हरियाणी स्त्री के साथ पिता के संबंधों को बताते हुए रमणिका कहती हैं कि संतरा को बच्चा चाहिए था और उसका पति उसे बच्चा नहीं दे सकता था। उनके पापा जी ने उसकी यह परेशानी दूर की थी। जैसे बाप वैसे बेटी, दोनों का वर्णन चल रहा है। लेकिन ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। बहुमुखी के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन को जैसे चाहा वैसे जिया भी। रमणिका जी अपने भाभी और छोटे भाई वेद प्रकाश के बीच नाजायज संबंधों को बेबाकी से रखें। रमणिका जी अपने भाभी और छोटे भाई वेद प्रकाश के बीच नाजायज संबंधों को बेबाकी से रखे हैं, मतलब देव और भाभी का प्रेम। सामंती परिवार में पली बढ़ी रमणिका जी वहाँ के पुरुषों की भोग विलास, जो औरतों का घर या बाहर होने की जगह बड़ी चतुराई से उपभोग करता था, के बारे में कहते हैं। घर में औरत का आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे, झरने, बाहर अटयासी से सरोवर सागर, औरत का दोनों रूपों में भोग, पत्नी का पावन रूप, प्रेमिका का अनुराग, वीरंगना की आसक्ति, पुरुष सभी का बिना अपराध बोध के उपयोग करता है। सामंती परिवार में प्रेम संबंध की बिल्कुल मनाही थी, भले ही चोरी छिपे जो हो। इस पर रमणिका जी कहती हैं कि प्यार करने वालों को सबसे गुनाहगार और मान लिया जाता है, मर्यादा भंजक, परंपरा तोड़ के परिवार की इज्जत मिटाने वाला। हालांकि चचेरी ममेरी बहनों के साथ छेड़खानी, भाभीयों के साथ भद्दे मजाक खुलेआम चलते थे और अवैध रिश्तों भी बिगड़ते बनते रहते थे। सब क्षम्य थे, पर चोरी चोरी हो तभी तक। एक जो मर्जी हो करो, पर स्वीकार मत करो। लेखिका बाजारवाद और उपभोक्तावाद तथा सामंतवाद अंतर नहीं मानती थी। उनका मानना है कि भारत में बाजारवाद, उपभोक्तावाद का प्रभाव सामंती सोच का हथियार बनाकर ही हुआ है। अगला बिंदु देखते हैं। लेखिका का परिवार कर्मकांडी और हिंदी रीति रिवाजों को मानता था, किंतु सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर लेखिका का पूजा पाठ, तीज त्योहार, कर्मकांड आदि पर से विश्वास उठ गया। इस बारे में वे कहती हैं कि कहीं से सत्यार्थ प्रकाश किताब मेरे हाथ लगी, सब पूजा छूट गया। पूजा में विश्वास क्या खत्म हुआ, फिर कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाई। जैसे इनका परिवार पूजा पाठ, कर्मकांड, रीति रिवाज मानता था, तो ये भी मानती थी, लेकिन इनको कहीं से कौन सी पुस्तक मिल गई? सत्यार्थ प्रकाश। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी पुस्तक पढ़ने से लेखिका रमणिका गुप्ता का पूजा पाठ और कर्मकांडों से विश्वास उठ गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सत्यार्थ प्रकाश। रमणिका जी जीवन में लेस्बियन रिश्ते की शुरुआत उसकी बड़ी भाभी से हुई थी। ये देखिए, एक नए तथ्य की खोज यहाँ पे हुई है। लेस्बियन रिश्ते भी थे इनके। किससे थे? भाभी से थे। रमणिका जी पटियाला रियासत के बड़े बड़े रईसों, जमींदारों, कर्नलों के वेश्याओं के संबंधों के बारे में कहती हैं। किसी वेश्या को रखनी या रखैल बनाना बड़े लोगों की संस्कृति थी, यानी कि इसको बड़ा कार्य माना जाता था, सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में इसको देखा जाता था। अगर आप कोई वेश्या रखैल बना के रखा है महिलाओं को, औरतों को। महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में रमणिका जी कहती हैं कि उनकी 360 पत्नियां थी। राजा ने हवस की हद तो तब पार कर दी जब मरने से 2 महीने पूर्व 2 रानियां लाया था, जिनकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष और 16 वर्ष। 2 महीने ही वैलिटी बची थी, लेकिन उसके बाद भी 2 रानियां लाया, और वो भी बिल्कुल नाबालिग, 11 वर्ष और 16 वर्ष की। पटियाला का लीला भवन महाराज भूपेंद्र सिंह की अयाशी का महल माना जाता था।
राजा की मृत्यु के बाद सभी रानियों को निर्जीव वस्तु की तरह दीवानों, जमींदारों, फौजी आदि के बीच में बांट दिया। यानी कि जो 360 रानियां लगभग थी, उन सबको जब राजा मर गया तो जो फौजी थे, जो जमींदार थे, जो काम करने वाले थे, उन सब के बीच बंटवारा कर दिया गया, जैसे वस्तुओं का बंटवारा होता है। रमणिका जी कहती हैं कि भूपेंद्र सिंह को गंदी नज़र उनकी बुआ और मौसी पर भी थी, किंतु किसी तरह दोनों को बचा लिया गया। किसकी बुआ और मौसी पर? रमणिका गुप्ता जी की बुआ और मौसी पर था। लेखिका ने इस आत्मकथा में पंजाब के वेदी वंश की सबसे घृणित प्रथा कुड़ी मार का भी जिक्र किया है। इस प्रथा के अनुसार बेटी का जन्म होते ही दाई घुट्टी में लड़कियों को अफीम चटाकर मार देती थी। जन्म के समय ही जब जन्म हो जाता था तो उसको घुट्टी क्या चटा करके? अफीम चटा करके। इस प्रथा क्या कहा जाता है? कुड़ी मार। इम्पोर्टेंट है ये। रमणिका जी ने इस आत्मकथा में सामाजिक विकृतियों और विसंगतियों का भी वर्णन किया है। इस कड़ी में अपनी बड़ी मामी की परिवार द्वारा कुलच्छनी कहे जाने पर कहते हैं कि इतनी सेवा करने वाली मामी अंधविश्वास और रस्मों रिवाज के अनुसार कहलाई कुलच्छनी, जो आते ही देवर को खा गई। नानी ने कभी भी मामी को मन से स्वीकार नहीं किया। अफूदरी एक कथात्मक आत्मकथा है जिसके बारे में रमणिका जी का कहना है कि अफूदरी की यह कथा एक स्त्री की दृष्टि से मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों, भटकाओं का आकलन है। अफूदरी मेरे आत्मकथा की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी कौन सी? हादसे थी। इसमें मैंने निजी जीवन और संघर्ष के सच को स्त्री दृष्टि की कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अफूदरी के प्रकाशक महेश भारद्वाज के अनुसार मैंने भारतीय साहित्य में इतना बोल्ड, किसके विचार हैं? महेश भारद्वाज, ये इसके अफूदरी के प्रकाशक थे। मैं इतना बोल्ड और विंध्यास लेखन नहीं देखा। रमणिका गुप्ता जी ने जिस साफगोई से अपने जीवन को देखा और स्वीकारा, वह हर लड़की के लिए एक प्रेरणा है कि उसे जीवन में आगे बढ़ना है और अपने शरीर से कथित गलतियों से ऊपर उठना होगा। अफूदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता जी के बचपन से लेकर झारखंड धनबाद तक की विभिन्न यात्राओं का बेबाकी से चित्रण किया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में। जन्म कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। वस्तुतः अफूदरी रमणिका गुप्ता के प्रेम प्रसंग की कहानी होने के साथ साथ बोल्ड लेखन का अद्भुत दस्तावेज है। मैनेजर पांडे अफूदरी के बारे में लिखते हैं कि अफूदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं। इसमें बिहार राजनेताओं के चेहरे की असलियत दर्ज है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही इन्होंने लिख दिया। लीलाधर मंडलोई ये क्या कहते हैं? प्रकाशक का कथन महत्वपूर्ण है, मैनेजर पांडे का कथन महत्वपूर्ण है, उसके बाद तीसरे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लीलाधर मंडलोई, उनका कथन इस आत्मकथा के बारे में महत्वपूर्ण है। लीलाधर मंडलोई क्या कहते हैं? आत्मकथा में अद्भुत अपूर्व स्मृतियां हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से एक जिद्दी लड़की का निर्माण होता है। रमणिका गुप्ता ने इस आत्मकथा के माध्यम से साहस की कथा कही है। ठीक है, अब इस आत्मकथा में आए कुछ मुख्य कथनों को हम देख लेते हैं। इस आत्मकथा में आए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को हम देख लेते हैं। तो पहला कथन रमणिका गुप्ता जी का है, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की। यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप। ये कथन किसका है? रमणिका गुप्ता का। मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा है, पहले झेल लेना, बाद में झुंझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना। संभवतः हर लड़की का यही तरीका रहा है। ये कथन किसका है? रमणिका गुप्ता की है। हासिल करना मेरा लक्ष्य जरूर रहा, लेकिन हासिल करके संतुष्ट हो जाना ना मैंने जाना ना मैंने सीखा। मतलब कोई चीज़ हासिल हो जाए तो उसके बाद हम संतुष्ट हो जाएं, ये रमणिका गुप्ता का जो है गुण नहीं था, ये इनके व्यवहार में नहीं था, बल्कि अगले लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाती थे। वे क्षण मुझे ज़्यादा अच्छे और तर्क लगते थे जिन्हें मैं मुक्त होकर जीऊँ और निभाऊँ कि कहीं मैं बेवफा या विश्वासघाती ना कहलाऊँ। ये भी रमणिका गुप्ता जी के कथन हैं।
माँ जिसका बनना कब गौरव बन जाता है, कब कलंक, या स्त्री नहीं जानती, या समाज के हाथ में है, पुरुष के हाथ में है। चूँकि माँ देवी है या उल्टा है, इसका मुहर पुरुष ही लगाता है और जो बाप कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। राजनीति में समझौता या व्यभिचार ज़्यादा चलता है और बलात्कार कम। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये राजनीति में समझौता या व्यभिचार ज़्यादा चलता है और बलात्कार कम। अब हुदरी का कथन है ये, मैं औरत के लिए स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ क्योंकि इसमें छद्म नहीं, दंभ भी नहीं। स्वच्छंद को स्वतंत्र से बेहतर मानती हैं और मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ क्योंकि इसमें छद्म नहीं, दंभ भी नहीं। आगे देखते हैं। ये लड़की बड़ी होकर बाप का नाक कटाएगी। ये रमणिका की माँ का कथन है। अभी से ये लक्षण है तो आगे जाकर क्या होगा। ये रमणिका की माँ का कथन है। इतनी गलतियाँ मत दो उसे, इतनी गालियाँ मत दो उसे, इतना तंग मत करो कि वह तुम्हारे जुल्म के खिलाफ तुम्हारे ही सामने खड़ी हो जाए। ये रमणिका का कथन है, लेखिका का कथन है। अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये भी रमणिका का कथन है। अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं कथन को रिपीट किया है। और इसी के साथ जो है ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हुदरी समाप्त होती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हम संग्रहित करेंगे, जो है उसको भी आप लोग देखिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से सूचना आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।